Z2 टीवी न्यूज और एंटरटेनमेंट, यही सच है। आदाब, नमस्ते, मैं जफर खान, आप देख रहे हैं Z2 टीवी। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। मेरा सलाम और नमस्कार। आज मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का जन्मदिन हमने बड़ी जोश और खरूश से मनाया, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब आज के दिन मक्के शरीफ में पैदा हुए थे। वो बचपन से बड़े होशियार थे और वो 8-9 साल की उम्र में उन्होंने अखबार निकाला था अल हालात। मीडिया से बहुत अच्छा उनका लगाव था। हिंदुस्तान आने के बाद आजादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, गांधी जी के साथ शरीक हुए। सबसे कम उम्र जो है अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। हिंदुस्तान आजाद हुआ, उन्हें सबसे पहले वजीर तालीम बनाया गया। इसीलिए आज उनकी याद में तालीमी मदरसों में, पॉलिटिकल लीडरों में एक जोश पाया जाता है जो तालीम सबसे अहम चीज है। और सारे हिंदुस्तान में तालीम पर तवज्जो देने वाले कोई लीडर है और खास तौर से माइनॉरिटीज के, वो केसीआर साहब है। इसलिए कह रहा हूं, हमारी स्टेट में 50 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, 18 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की, पर कभी भी वो तालीम पर तवज्जो नहीं किए। 50 साल दौर में कांग्रेस और तेलुगु देशम 18 साल 68 साल दौर में हमारी स्टेट में 12 रेजिडेंशियल स्कूल से ज्यादा नहीं खुले थे, जो मामूली नफियत के थे, जिसमें न टीचर्स थे न स्टूडेंट्स थे। हमारे सीएम साहब तेलंगाना मूवमेंट में कहा करते थे, आज मुसलमान गरीब है, अगर मुसलमान पंचर बनाते हैं, मुसलमान होटलों में प्यालियां धोते हैं, पान के डब्बों पर काम करते हैं, किराने के दुकानों में पुड़िया बनाते हैं, इसलिए कि उन्हें तालीम नहीं दी गई। अगर 50 साल तालीम देते होते तो मुसलमान तो गरीब तो रहता है इंसान, पूरे के पूरे तो दौलतमंद नहीं होते, मत तालीमी याफ्ता होता। ये तालीमी याफ्ता जब होता तो शऊर जागता उसमें। तालीम सबसे अहम चीज है, मगर हमारे सीएम साहब ने जिस तरह उनका ज़हन था उसी तरह उन्होंने काम किया। आज 204 रेजिडेंशियल स्कूल काम कर रहे हैं, उसे अपग्रेड किया गया इंटरमीडिएट। अभी सीएम साहब ने ऐलान किया कि रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे जहां तक तालीम हासिल करेंगे, चाहे वो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, चाहे वो फॉरेन जाकर पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट बने, उन्हें हर तरीके से हुकूमत सपोर्ट करती रहेगी। इस मर्तबा 11 बच्चों को एमबीबीएस में दाखिला मिला है। 140, 45, 50 बच्चों को तो जो है पीडीएस में दाखिला मिला है। एक बच्चे को तो पायलट का दाखिला मिला है। तकरीबन 1500 बच्चे इंजीनियरिंग में दाखिला मिला है। ये वो बच्चे दौलतमंद घराने के बच्चे नहीं है, ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप पंचर बनाते थे, जिनके माँ बाप खेत में काम करते थे, जिनके माँ बाप होटलों में प्यालियां धोते थे। सीएम साहब ने उनके बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए आगे जहां तक तालीम हासिल कर सकते वहां तक मदद करने के लिए सीएम साहब ने ठान लिया। मैं एक बात बताता चलो, आज से 1 महीना पहले महबूब नगर का कैम्ब्रिज स्कूल का बच्चा बेगमपेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया। जब दाखिला लेने के बाद पता चला कि यहाँ पर 35 लाख रुपए फीस है, वो बड़ा परेशान हुआ। वहीं पर एक मोहसिन साहब हमारे लीडर रहते, वो बच्चे को लेकर मेरे पास आए। मैंने कहा फिक्र मत कीजिए, हम सीएम साहब से गुजारिश करेंगे। जब मैंने खुद जाकर सीएम साहब से जिक्र किया, सीएम साहब ने कहा महमूद भाई, एक बच्चे की फीस 35 लाख है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 बच्चे ने 1000 बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, काबिल बनाऊंगा,
क्योंकि जो मेरा मकसद है वो यही मकसद है, इन्हीं लोगों को जो गरीब लोग हैं, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, और उसके बाद उन्हें 2 वक्त की रोटी बराबर नहीं मिलती। उन्हें मैं अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने के लिए हुकूमत से जितना भी पैसा हो सके मैं खर्चने के लिए तैयार हूं। आप देखिए और बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं। इससे पहले भी सीएम साहब ने सलमान नाम की लड़की के, जो जाहिद अली भाई जो सियासत के एडिटर है चीफ, वो उसकी मदद किया करते थे। मगर जब इसके दाखिले का मसला आया, दुबई में जाके एडमिशन लेने का मसला आया, तो हमारे सीएम साहब ने 35 लाख रुपए उस बच्ची को भी दिया। मेरा बोलने का मतलब यही है, 9 साल 4 महीने के अंदर हमारे सीएम साहब ने जो काम किया उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। लोग आज बजट की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि आने वाले टाइम 4000 से 5000 करोड़ से ज्यादा बजट खर्चा करके बताएंगे। अरे पैसा अगर किसी के पास है तो तेलंगाना गवर्नमेंट के पास है, दिल है किसी के पास। लोग कहते हैं कि 56 इंच का सीना, 56 इंच के सीने की जरूरत 6 इंच का दिल अच्छा होना चाहिए। वो 6 इंच का दिल अगर नरम दिल किसी के पास है तो वो केसीआर साहब के पास है। कई स्कीम्स हमारे हैं जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में डिक्लेयर नहीं किए गए, क्योंकि हमको शर्म आती है बार बार इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये करेंगे ये करेंगे। लोग छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, बच्चों को पीएचडी करा देंगे। अरे एक प्रोफेसर 5-6 साल में 4-5 बच्चों को पीएचडी करा सकता है, 7-8 तक जा सकता है। हम तो चाहते हैं कि हजारों लाखों बच्चों को तालीम में फायदा पहुंचे। ओवरसीज स्कॉलरशिप आप देख लीजिए, गरीब आदमी का बच्चा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाकर नहीं पढ़ सकता। अगर उसको पढ़ाने वाला कोई शख्स है तो वो केसीआर है। आज 3300 बच्चे अमेरिका जाकर या ऑस्ट्रेलिया जाकर लंदन जाकर पढ़ चुके हैं और वहां पढ़ भी रहे। सीएम साहब ने उसके लिए तकरीबन 440-50 करोड़ का खर्चा किया है। सीएम साहब हमें चाहते हैं कि हमारे जो मुसलमान हैं वो गुर्बत की सदे से थोड़ा आगे निकले। एक बार मैं भी था मीटिंग के अंदर, हमारे आईएएस अफसरों ने कहा कि साहब ये 20 लाख की रकम बड़ी रकम है, हमें बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जब वो मुलाजिमत करेंगे तो जब बाद में लेंगे। सीएम साहब ने कहा हमारे ऑफिसर से, मेरा बेटा केटी रामाराव अमेरिका में पढ़ा है, मेरी बेटी कविता अमेरिका में पढ़ी है, मैंने उससे एक पैसा नहीं लिया, तो क्या गरीब माँ बाप से पैसे ले सकता हूँ 20 लाख रुपए? हमें लेने के लिए भी शर्म आना चाहिए। अगर ये बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन किसी भी कंट्री में अच्छी तालीम हासिल कर लेंगे, खुशहाल बन जाएंगे, तो मेरी एक ही गुजारिश है उनसे, उन्हें अपने अफराद खानदान की किफालत लेना चाहिए, ताकि जो उनके चचेरे, खलेरे, फुफेरे, मुमेरे, दायरे, भाई बहने, उनकी किफालत लेके अगर वो उनको पढ़ा देंगे तो कौम सुधर सकती है। आज हम देख रहे हैं इलेक्शन का टाइम है, लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, लोग आकर कह रहे हैं कि भाई आने वाले हक में और इससे अच्छा कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे पिछले 10 साल कांग्रेस ने रूल की, पूरे पिछले 10 साल में आंध्र प्रदेश में वो लोगों ने टोटल बजट 10 साल में 2200 करोड़ का खर्चा किया, पूरा टोटल वेलफेयर में, एजुकेशन में, हर तरीके से। और केसीआर साहब ने तेलंगाना के अंदर तकरीबन 11,000 करोड़ खर्चा किया, 10 साल के अंदर 11,000 करोड़ खर्चा किया है। उन्हें 2200 करोड़ खर्चा में, आप मीडिया वाले तो माशाल्लाह नेट पे सब चेक कर सकते हैं, उसका 42% हमारी स्टेट में खर्चा होता, 58% आंध्र में खर्चा होता। हर शोबेयात में किसी ने उन्होंने खर्चा नहीं किया। आज बजट की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं, हम जो खर्चा बता रहे हैं ये ऐसे स्कीम्स है, उसको छोड़कर
आसरा स्कीम देते हैं सीएम साहब। साबिका में 75 मिलते थे, बाद में 200 हुए थे। सीएम साहब ने 2116 किया और आने वाले साल इंशाल्लाह फिर नई स्टेट बनने के बाद हमारी इमीडिएट 1000 बढ़ाया जाएगा। उसके बाद हर महीना हर साल 500 रुपए का इजाफा किया जाए। पूरे पिछले 5 साल में आसरा पेंशन के जरिए 5000 करोड़ का हर एक को फायदा होगा माहाना। ये जो बजट बताया जा रहा है इसमें उसका इंक्लूडिंग नहीं है, क्योंकि सीएम साहब एक बात कहते हैं जनरल स्कीम में तो सबको फायदा होना चाहिए, चाहे वो केसीआर की तो या आशा वर्कर के जरिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड किया जाए। अरे पहले कांग्रेस के जमाने में तो नसबंदी कर देते थे मुसलमानों को, बच्चे ज्यादा पैदा करते बोलते, हजारों शिकायतें हमारे पास। आज कहाँ गई नसबंदी? कौन से स्टेट में भी हो सकता है, हमारी स्टेट में तो नसबंदी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी है, सिजरिन नहीं है। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 5, 6, 7, 8 डिलीवरी हो सकते हैं। अगर सिजरिन हो जाए तो 3 से ज्यादा डिलीवर करना मुश्किल होता है। और सीएम साहब लड़का पैदा हुआ तो 12,000 देते कैश, और लड़की पैदा हुई तो 13,000 कैश देते। साथ में केसीआर किट भी देते हैं, जिसके अंदर 40 आइटम्स है। गरीब बच्चों को भी जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर दिया जाता है, ऑयल दिया जाता है जैतून का, ताकि बच्चों की अच्छी परवरिश की जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तेलंगाना में 2014 से पहले देख लिया अवार्ड देते थे, अवार्ड कौन सिजरिन सबसे ज्यादा किए प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट। आज वो बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि शायद सबसे अहम चीज होती है हर शोबे हाथ में। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप तो बहुत से मीडिया के भाई हैं और बड़े बड़े सीनियर मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद है। मैं भी 2014 में तो हुकूमत में आया हूँ, मैं 2001 से सीएम साहब के साथ था। 2014 से पहले हमारी स्टेट का क्या हाल था? अरे करंट नहीं रहता था, शाम हुई 4 घंटे ब्रेकडाउन होता था। अरे 10 बार हम जाके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिस पे धरना दिए, फजर के टाइम थोड़ा करंट दिया करो, इफ्तार के टाइम पे करंट दिया करो, बंद मत करो। हमारे किसान बशीरबाग पर अगर धरना करे थे 2002 में, क्या चाहते थे? करंट दिन में दिया जाए। क्या हुआ उस जमाने में? करंट नहीं दिया गया, फायरिंग की गई। 10 किसान बशीरबाग पे ही शहीद हुए। उनका डिमांड था क्या करंट का टाइम चेंज किया जाए। रात में करंट देने से सांप और बिच्छू काटने की वजह से उनके बच्चे देहांत हो रहा था, पर हुकूमत ने बच्चों के देहांत को रोकने के तो उनके माँ बाप का देहांत कर दिया। ये थी गवर्नमेंट। कहाँ था करंट बताइए, आप लोग सब जानते हैं। आज हर घर में करंट है, एग्रीकल्चर करंट है, इंडस्ट्रीज को करंट दिया जाता है। पहले इंडस्ट्रीज को 3 दिन हॉलीडेज दिए जाते थे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। करंट का एक कोटा दे दिया जाता था, अगर उससे वो ज्यादा जलाया या कभी संडे या सैटरडे फैक्ट्री खोल दिया, लाखों रुपए पेनल्टी मारी जाती। आप लोगों को तो अच्छा याद होगा, सीनियर जर्नलिस्टों को। फार्मर से क्या करते थे? करंट अगर जला दिए हो तो उनके मोटर खींच के लाते थे, बिल नहीं दिए तो मोटर जो होते सबमर्सिबल पंप अंदर से खींच के लाके हमारे ऑफिस के पास डाल देते थे। आज कहाँ गया बताइए? जो सुनहरा दौर है कहाँ का है? मैं पूछना चाहता हूँ, पीने के पानी के बारे में पूछना चाहता हूँ। पहले कब मिलता था पानी? आप ही बोलिए। रोज नहीं मिलता था या 1 दिन नहीं मिलता था। कई जगह ऐसे था हफ्ते में 1 दिन पानी मिलता था। पानी का प्रेशर नहीं रहता था। आज अल्लाह के फजल करम से पानी का प्रेशर भी बहुत है। 1 दिन और 5 जगह तो रोज भी पानी मिलता है। यहाँ नहीं, सारे तेलंगाना में, तेलंगाना स्टेट में 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट, महबूब नगर। नलगुंडा में बहुत ज्यादा फ्लोरेसेंस वाटर था, महबूब नगर में भी थोड़ा था।
लोग बीमार हो जाते थे, किडनी फेल हो जाते थे। स्टील पंप की जो बीमारी आती थी, पाँव ऐसे ऐसे मोटे हो जाते थे नंगे नंगे। बस कांग्रेस ने 50 साल, तेलुगु देशम ने 18 साल उस पर गौर नहीं किया। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद असेंबली में दूसरे साल ऐलान किया, आने वाली इलेक्शन से पहले मैं घर घर पानी नहीं पहुंचाऊंगा, फिर इलेक्शन कांटेस्ट ही नहीं करूंगा। सीएम साहब ने जुस्तजू करते हुए कालेश्वर प्रोजेक्ट बनाया, आज जो वर्ल्ड का सबसे टॉप प्रोजेक्ट है। मिशन भगीरथ के जरिए हर विलेज में, छोटे छोटे विलेज में जिस जगह 25-50 लोग बसते हैं, वहां तक भी पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचा। और एक खास बात है, आज हमारी स्टेट में पानी बगैर 1 पैसे के मिलता है। कमर्शियल को बिल आती है, डोमेस्टिक को बिल नहीं है, मुकम्मल फ्री पानी अगर किसी स्टेट में मिलता है तो हमारी स्टेट में। इसलिए मेरे भाइयों, मीडिया के दोस्तों, व्हाट्सएप के हमारे भाइयों, लोग उल्टा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कुछ नहीं किए। हमारे बुजुर्ग ने हमें नसीहत की थी बचपन में, अगर एक बार आप इससे धोखा खाते ना तो अलर्ट हो जाना है, बार बार धोखा नहीं खाना चाहिए। अरे हम 50 साल हुकूमत दी है, क्या करें हमारे लिए। अभी तो बोलते तेलंगाना दिया, अरे तेलंगाना में जाके आंध्रा में किसने मिलाया? मिलाने वाली आप ही थे, आपकी हुकूमत थी, मेजॉरिटी थी, बिल तो आप सपोर्ट जरूर करना पड़ता था, क्योंकि तेलंगाना की आवाम तेलंगाना के लिए अपने गर्दन कटाना शुरू कर दी थी। वो चाहते थे जियो मरो तेलंगाना लेना, हमारा हक था, हमारा तेलंगाना था। मैं इतने मीडिया के बारे से पूछता हूँ, आपका घर होगा, घर के अंदर आपकी चलेगी, आपकी माँ की चलेगी, आपकी बाप की चलेगी, आपकी अहिया की चलेगी। क्या बाजू का घर का आदमी आके आपके घर में था तुम चला सकता है? तो आप बाजू का पड़ोसी बोल सकता है कि क्या पकेगा, क्या खाएंगे, क्या करेंगे आपके घर में? आपकी हमारा यही डिमांड था। इसके लिए केसीआर साहब ने 11 दिन तक बर्फ बैठा था। 11 दिन जब हो रहे थे तो डॉक्टर ने कहा केसीआर साहब को शाम तक अगर बढ़ते तो आ जाए, उनकी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उनके किडनी फेल हो सकते हैं, उन्हें पैरालिसिस हो सकता है। केसीआर के पास सब लोग भागे, मैं भी था उसमें। कविता मैडम थे, केटीआर थे, हरीश राव थे, जयशंकर साहब थे। जब केसीआर साहब ने कहा कि साहब आप भरत तोड़ दीजिए, फिर हम मूवमेंट चलाएंगे, केसीआर साहब बोले अब से ज्यादा नहीं हो सकता, हद हो गई है। 69 में 400 नौजवान शहीद हुए और ये तेलंगाना में इतने लोग यहाँ पर भी सुसाइड किए। अब मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर गया, मर जाने दीजिए, मैं मुझे पैरालिसिस हो जाने दीजिए, मेरे किडनी फेल हो जाने दीजिए, मैं तेलंगाना के लिए अपनी जान की कुर्बान कर दूंगा। उसके बाद चिदम्बरम साहब ने जब आज पता चला कि अगर केसीआर साहब को कुछ लास्ट पोजीशन में आ चुके हैं, कुछ हो गया तो आंध्रा तेलंगाना आग की सोलों में आ जाएगा। जब उन्होंने ऐलान किया तेलंगाना प्रोसेस विल स्टार्ट, उसके बाद काफी सता कर तेलंगाना दिया गया। ठीक है, हमारा हक है। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो सिर्फ 14 स्टेट थे, कई नई स्टेट बने एक के बाद। हमारी स्टेट नहीं है, हमें आंध्रा में मिला गया था, वो स्टेट बात नहीं है। आंध्रा का वजूद कब आया बताइए? ये भी मद्रास के अंदर थे, हमसे उनका अलग हिस्सा किया गया। तो इसलिए कांग्रेस वाले पुकारते हैं कि आंध्रा हम दिए तेलंगाना। अरे तुम तो बर्बाद करके दिए। तेलंगाना 10 डिस्ट्रिक्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट फॉरवर्ड था, 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड थे। किसान खुदकशी करते थे, मुलाजिमतें नहीं थे, हर शोबेयात में हम बैकवर्ड हो चुके थे। आज इंडिया में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है, नंबर 1 चीफ मिनिस्टर तो केसीआर साहब है, जो 9 साल 4 महीने के अंदर ये स्टेट को नंबर 1 बनाए। फिर अब 2 टर्म पूरे किए, अब तीसरे टर्म का इलेक्शन आ रहा है। कांग्रेस वाले कर्नाटक में जीत के आके बात करते हैं, मुसलमान कर्नाटक में वोट दिया था। यकीनन कर्नाटक का जो पोजीशन था, इतना तंग कर चुके थे मुसलमानों को, मस्जिदों में अज़ान बंद कर दी गई थी। दाढ़ी वाले लोग, बड़ी दाढ़ी वाले लोग, रात में निकलना मुश्किल था।
अगर कोई डिक्की में गोश्त ले आ रहा तो जबरदस्ती उसका गाय का गोश्त बोलकर उसका कत्ल किया गया। हिजाब पहने वाले बच्चों का हिजाब खींचा गया। आप बताइए, तेलंगाना के रात के 2 बजे भी हमारे मुस्लिम औरतें जाते हैं। हर जगह अमन और भाईचारगी है। आज हमारी पुलिस है इंडिया में नंबर 1 पुलिस है। आज हमारे पास जो क्राइम होते हैं, जिस तरह हम इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ते हैं, सारे इंडिया में जितने सीसीटीवी कैमरे, उसका 64% कैमरे हमारी स्टेट के अंदर है और ज्यादा हैदराबाद, राजकोट, साइबराबाद का स्टेट है। इसलिए इतनी अच्छी हुकूमत चल रही है, हमें कोई दिल्ली की हुकूमत की जरूरत नहीं है। केसीआर इस सरजमीन के बाप है, हम नौजवानों के बाप है, हमारे जो बुजुर्ग लोगों के बेटे हैं। जो घर में आपका बेटा खुद आपकी सेवा करने के लिए तैयार है, तो पड़ोस की रियासत का बेटा लाके क्या करेंगे आप बताइए। हमें नहीं चाहिए दिल्ली की गवर्नमेंट, नहीं चाहिए दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन। जब जब आप लोगों को मालूम है चीफ मिनिस्टर को बदलना पड़ता ना, 50 फिसादात करवाते थे, बेहिसाब फिसादात करवाते। आज 2014 के बाद उसका मुकम्मल खात्मा हो चुका है। इतनी अच्छी हुकूमत है, हमारे सीएम साहब इतने अच्छे हैं। अब वो व्हाट्सएप मीडिया वाले तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो बोलते हैं डालते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो डालते हैं। वो कर्नाटक के बातें करते हैं, अरे भाई पिछली हुकूमत आएगी, मस्जिदों में ऐसा कैसे देंगे। अरे पिछली हुकूमत कर्नाटक के अंदर थी, बीजेपी हुकूमत थी। अरे यहाँ तो केसीआर साहब इतने सेकुलर लीडर है, वो मुसलमानों का बड़ा एहतराम करते हैं। वो व्हाट्सएप वहां के यहाँ का पेश किया जा रहा है। मैं आवाम से आपके जरिए बोलना चाहता हूँ, टीआरएस पार्टी किसी भी सूरत में कभी भी कोई फिरका परस्त पार्टी या बीजेपी से अलायंस नहीं करेगी। ये अफवाहें फैलाए जा रहे हैं, ये सरासर गलत इल्जाम, हम पे सरासर इल्जाम है। उसी तरह मस्जिदों की अज़ा, मस्जिदों का एहतराम, हमारी गर्दन भी कट जाएगी तो बरकरार रहेगा। ये एक सेकुलर हुकूमत है, सेकुलर चीफ मिनिस्टर है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, इमाम और मौजूद हज़रात को हदिया देने वाला कौन है? सीएम साहब ने 5-5 हजार रुपए का हदिया दिया, पहले 10,000, बाद में 7,000, 304 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में जमा हो चुके हैं। और कल केटीआर साहब ने उसमें इजाफा करते हुए 10,000 का ऐलान किया है। इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत में 10,000 रुपए इमाम साहब को मिलेंगे, 10,000 मोहम्मद साहब को मिलेंगे। हम किस तरह इस्लाम के दुश्मन हो सकते हैं? ये व्हाट्सएप मीडिया में फैला रहे, कुछ लोग भी अखबारात में लिखते रहे, हम मरने दम तक सेकुलर रहेंगे। मुसलमानों को, चाहे हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, जिस तरीके से वो मजहबी रसूमात अदा करते हैं, कोई उसमें रुकावट करके भी मौका नहीं आएगा। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, अमन की तालीम देता है। मैं पिछले महीने की बात करता हूँ, हमारे गणेश त्योहार और मीलादुल नबी एक ही साथ आया था। बड़े टेंशन में थे पुलिस डिपार्टमेंट, हम भी टेंशन में थे। अरे भाई अब तक रोके, कैसा रोकेंगे? क्योंकि बार बार ये बात हमारे पास आ रही थी कि अब तो कुछ झगड़ा हो जाएगा। हमारा मुस्लिम उलमा के, मिलाद कमेटी वालों के बहुत बहुत शुक्रगुजार है। मेरे से जब बात हुई, उन्होंने कहा मिलाद तो फातिहा तो उसी दिन देंगे, पर जुलूस जो रोड पे निकालते हैं वो 3 दिन के बाद निकालेंगे। अल्लाह के फजल से गणेश का जुलूस भी अच्छा पूरा बन गया, मिलादुल नबी का जुलूस भी पूरा बन गया। इसलिए हमारे सीएम साहब ने कई मीटिंगों में उन उलमाओं का, उन मौलाना हजरात का, उन मिलाद कमेटी वालों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा किया। तो मैं आज यही आपकी जो प्रेस लिया हूँ, इसलिए लिया हूँ, ये टीआरएस पार्टी एक बहुत सेकुलर पार्टी है। केसीआर साहब बहुत सेकुलर आदमी है, वो मुसलमानों से बहुत अच्छी तरह का वाकिफ है। वो हमेशा एक बात कहा करते थे
जब वो छोटे थे उनके घर में एक रूम हुआ करता और रूम की साफ सफाई उनकी माँ करती थी, पोछा पोछी। उस रूम में जो भी मुसलमान बुजुर्ग आते थे उनके लिए जानिमात बिछाया जाता था, एक रिहाल और कुरान शरीफ रखा जाता था और बाजू मोरी जिसमें वजू के लिए पानी रखा जाता था। ये कोई नहीं करता था, मेरी माँ खुद जाके करती। ये बचपन से सीखे हुए सेकुलरिज्म, तो डेफिनेट उसी सेकुलरिज्म को अपनाए और आगे भी अपनाते रहे। इसलिए मैं तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। आज हमारी स्टेट बहुत अच्छी चल रही है, कोई दूसरा आ जाएगा तो पूरा अत्तल पत्तल हो जाएगा। जैसा 9.5 साल से हुकूमत चली इसी तरह चलने दीजिए, सभी की तरक्की होगी, उसमें मुसलमानों की भी तरक्की होगी। हिंदुस्तान में अगर किसी से की अमन है वो तेलंगाना स्टेट में अमन, इसके अलावा कहीं नहीं है। 1-2 दिन से कुछ लोग व्हाट्सएप पे कोई मदरसे को नोटिस आ चुकी थी, उसका हवाला दे रहे थे, वो हमारा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से नेशनल चाइल्डहुड डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर आया था कि ये दीनी मदरसों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि आपको मालूम है ना, वो दिल्ली के अंदर कोई सीमा लड़की आई हुई है पाकिस्तान से, वो कहा नेपाल से फिर के आ गई। तो पॉलिसी के तहत तो लोगों ने किया, हमने इमीडिएट बोलकर रुका दिया गया, जरूरत नहीं हमारी स्टेट के अंदर। अब ऐसे टाइम थोड़ा बहुत हमारी चूंकि इलेक्शन कोड रहता है तो लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ लोगों में गुमराह करना चाहते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ व्हाट्सएप या नोटिस देते। हम हमारे उलमाओं से अपील करते हैं, हम मर जाएंगे कट जाएंगे मगर कहीं यहाँ पर दीन के लिए किसी के रुकावट का मौका नहीं देंगे। मैं एक बात छोटी एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे जो रेजिडेंशियल स्कूल है 204, उसमें मुकम्मल दीन की तालीम दी जा रही है नहीं दी जा रही है। आप देखिए हिंदुस्तान में किसी स्टेट में मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीनी तालीम नहीं दी जाती। हमारे पास हर खरीब के मस्जिद के इमाम साहब को तकर्रुफ किया गया, उन्हें अपील गुजारिश की गई कि आप आइए रोज बच्चों को 1 घंटा दीन की तालीम दीजिए। ये सिलसिला जारी रहेगा। सीएम साहब इस मजहब से भी मोहब्बत करते हैं, मुसलमानों से भी मोहब्बत करते हैं, इसीलिए इमाम और हज़रात को मैं कांग्रेस से पूछ जाता था पिछले 50 साल में क्यों नहीं दिया 1 पैसा। सीएम साहब ने 4 साल हुकूमत होते ही 3 साल के अंदर ही उन्होंने जारी किया। अभी इसमें 10,000 5,000 इमाम मौजूद को थे, 5,000 इमाम साहब को, 5,000 मौजूद साहब को। हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद 10,000 इमाम साहब को, 10,000 मौजूद साहब को मिलेगा। सीएम साहब ने एक बात कही, जब मैं जाकर कहा था तो अहमद भाई इस सरजमीन पे प्लीज बाहर को आवाज करा, जिस सरजमीन पे खुदा की इबादत होती है, अल्लाह ताला की इबादत होती है, 5 बार ये सीना जो है, ये माथा जो है टेका जाता है। इमाम हमारी इमामत करते हैं और रोज दुआ करते हैं हमारे अवाम को पुरअमन रहने के लिए, हमारी स्टेट की तरक्की के लिए। अल्लाह ताला उनकी बात सुनता है। उन्हें थोड़ा सा हदिया देने में क्या बात है, जरूर देंगे हदिया महमूद भाई। आज 304 करोड़ रुपए इमाम और मौजूद हज़रात के अकाउंट में जा चुके हैं। आने वाले टाइम पर इसमें बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। इसलिए मैं मीडिया के भाइयों से जो लोगों पे डाउट है वो क्लियर करने के लिए आप लोगों को बुलाया हूँ। माशाल्लाह मैं भी बहुत बार यहाँ से लिया हूँ, पहले 2-3 रहते थे, 4 रहते थे, अब तो माशाल्लाह काफी टेबल बन जा रहा है। यकीनन बहुत अच्छा है, मीडिया जितना ज्यादा होना चाहिए, पर मीडिया पे भी जरा जिम्मेदारी बनती है। डेफिनेट वापिस हो गया, हम बोल चुके हैं। हम आज नलगुंडा के जितने मदरसे हैं मैं बताता हूँ, मैं आपका भाई हूँ महमूद अली। इमीडिएट सारे नोटिस जो है, खाली उसमें क्या है नोटिस देना है, उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से
ऑफिसर्स आर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स, वुमेन, चिल्ड्रन, डिसेबल एंड सीनियर सिटीजन्स डिपार्टमेंट है ये। वो एक नोटिस दे दिए सेंट्रल से चेयरमैन है इसके बोर्ड वेलफेयर के। उन्होंने कहा कि कितने बच्चे वहां पढ़ते हैं, कुछ नॉन मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। उसके बाद किसी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए, हम पूरे के पूरे कैंसिल करेंगे। हम वायदा करते हैं हमारी गर्दन भी कट जाएगी तो किसी भी दीनी मदरसे को कोई तकलीफ नहीं होगी, हम वायदा करेंगे। तमाम दीनी मदरसों में जो लोगों में बेचैनी है, गवर्नमेंट की एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है, वो तो ये बीजेपी के तरफ से एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस डिक्लेयर गई। हम लोगों से बात किया है, सीएस मैडम से बात किया है, से बात किया है, जो भी सिंह इलेक्शन कोड है, हम लोग भी ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। हमारी हुकूमत तो 1 महीने के बाद बच जाएगी। किसी भी भाई को, किसी भी मदरसा चलाने वाले को किसी किस्म की डरने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं ना, कुछ कोई लोग रहते हैं, कोई लोग चाहते हैं कि मुसलमान भी अच्छी जिंदगी गुजारे, कोई लोग चाहते हैं कि हमेशा तनाव में रहे। तो हमारी स्टेट में किसी भी भाई, किसी मदरसे के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को तनाव की जरूरत नहीं है। चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिस जारी हुई थी। हम तमाम से अपील भी करते हैं इसकी कोई आप परवाह मत कीजिए, हमें सब कुछ देखें। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और इंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z-Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z-Now TV यही सच है।